हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लेसन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज की क्लास जो है हमारी सेकंड क्लास है इसी लेसन का, सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। इससे पहले हमने इसकी पार्ट 1 की क्लास में इसके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। कुछ रिमेनिंग टॉपिक है जो कि हमारी प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे, तो आज की इस क्लास में उन्हीं सारे प्रीवियस टॉपिक को हमें कवर करना है, इस लेसन को कंप्लीट करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी क्लास है ये हिंदी सी सब्जेक्ट की बिल्कुल लास्ट क्लास है। इससे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी लेसन दिए गए थे उन सभी के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सभी को कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास के साथ में ही हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी सी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। साथ ही अगर इससे पहले की अगर आपने कोई भी क्लास को मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ईजिली देख सकते हो। प्लेलिस्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से वहाँ पे सेट करे हुए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इजिली सारे लेसन को वहाँ से देख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाली लेसन जो है हमारी सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, ये लेसन थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर लिया था। तो आज की क्लास हमारी पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हमने पार्ट 1 की क्लास रखी थी जिसमें हमने इसके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जहाँ से आज की इस कॉन्सेप्ट को हमें कवर करना है। तो ये हमारे चैप्टर की रूपरेखा है, मतलब कि इसके थ्रू ये पता चलता है कि आज के इस लेसन में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो जैसे कि देखो स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। विज्ञापन लेआउट में निम्नलिखित तत्वों की चयनित किया जाता है। तो कौन कौन से तत्वों को यहाँ पर चूज किया जाता है विज्ञापन लेआउट में, यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट 1 की क्लास में कवर कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है विज्ञापन लेखन की विशेषताएं हैं। तो आज की इस क्लास में यहीं से डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ से आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, सबसे पहले ये बताया गया है कि जैसे कि हम समझने वाले हैं कि विज्ञापन लेखन के कौन कौन से ऐसे फीचर है, कौन कौन से इसके अंदर विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो विज्ञापन संदेश है, मतलब कि विज्ञापन के थ्रू जिस भी संदेश को पहुँचाया जाता है उसका जो माध्यम है काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। मतलब कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे माध्यम मिल जाएंगे जिसके अंदर जो विज्ञापन को लेखक, मतलब जो विज्ञापन को लिखने वाला व्यक्ति है वो खुद से इस चीज़ को समझता है, खुद से इन सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करता है। देन उसके बाद में खुद से डिसाइड करता है कि उसे विज्ञापन की किस माध्यम का यूज़ करना है। और क्योंकि उसके सामने विज्ञापन के काफ़ी सारे माध्यम अवेलेबल रहते हैं, इस वजह से इस लाइन को यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संदेश पहुँचाने का व्यापक माध्यम है, काफ़ी अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। क्योंकि विज्ञापन के थ्रू जो भी मैसेज को हम पहुँचा रहे हैं लोगों तक, दर्शकों तक, तो हम उसको बार बार रिपीट करके दिखाते हैं। इस वजह से विज्ञापन जो है संदेश को पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। उसके बाद में नेक्स्ट है विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से सामाजिक हित में संदेश प्रस्तुत करने में मददगार साबित करता है। कि अगर हमें किसी भी मैसेज को एक सामाजिक तौर पर, एक सामाजिक हित के लिए अगर हमें सार्वजनिक तौर पर, मतलब कि पब्लिक के तौर पर अगर हमें किसी संदेश को पहुंचाना है तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है, मीन्स विज्ञापन है, ये सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे हेल्पफुल चीज़ मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विज्ञापन के द्वारा, जैसे कि आप देखोगे विज्ञापन में तरह तरह के पिक्चर होंगे, उसमें तरह तरह के शब्द होंगे, वाक्यांश होंगे, लाइट होंगे, रंग होंगे, इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि इन सभी को अच्छे तरीके से सेट करके, जिसको हम बोलते हैं सुसज्जित कर, मतलब कि इन सारी चीज़ों को सही तरीके से वहाँ पे यूज़ करके विज्ञापन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि जब भी हम विज्ञापन के थ्रू किसी भी चीज़ को जनता तक पहुंचाएंगे तो वो ग्राहक को स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देगा। स्पष्ट का मतलब है क्लियर देगा और विस्तृत का मतलब है काफ़ी डीपली तरीके से नॉलेज को देगा। जो भी इन्फॉर्मेशन को हम पहुंचाना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो ग्राहक है उन तक पहुंच जाएगा। तो विज्ञापन के ये सारे फीचर है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, मतलब कि अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है। मतलब कि मान लो जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप टीवी देखते हो, टीवी में कोई भी शो देखते हो तो वहाँ पर शो के दौरान चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे आप सॉन्ग देख रहे हो, चाहे आप कोई भी कुछ भी देख रहे हो टीवी पे, तो आप देखोगे बार बार वहाँ पे ऐड आ जाते हैं, मतलब विज्ञापन आ जाते हैं। लेकिन विज्ञापन कराने वाला कंपनी कोई और है, दिखाने वाले कोई और है, हम देखने वाले कोई और है। तो जिस भी एडवर्टीजमेंट को, जिस भी विज्ञापन को हम देखते
देखते हैं उसके जो ओनर है उसको तो हम नहीं जानते, हो सकता है कि एक आधे को हम जाने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सभी को जाने, क्योंकि जो विज्ञापन कराने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे सामने नहीं होता है, वो किसी ना किसी के थ्रू विज्ञापन करवाता है, किसी एक्टर के थ्रू, किसी एक्ट्रेस के थ्रू या किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू। तो हम वहाँ पर ये नहीं जान पाते हैं कि विज्ञापन किसके द्वारा करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विज्ञापन जो है सदैव अव्यक्तिगत होता है, कि वहाँ पर जो व्यक्ति है वो आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है। विज्ञापन जो है वो मौखिक, लिखित, दृश्य और अदृश्य दो इस प्रकार के हो सकते हैं। मौखिक का मतलब ये है कि कोई जो विज्ञापन है वो बोल के बताया जा सकता है, कोई विज्ञापन ऐसे है जो कि लिखित में दिखाएगा, आपको लिख के दिखाया जाएगा, और कोई ऐसे होगा जो कि दृश्य रूप से होता है, कुछ ऐसे होता है जो कि अदृश्य रूप से होता है। तो ये विज्ञापन के सारे टाइप्स है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, कोई भी व्यक्ति आमने सामने रह के विज्ञापन को नहीं करवाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति विज्ञापन करवा रहा है तो उस विज्ञापनकर्ता के द्वारा यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, क्योंकि जब भी विज्ञापनकर्ता को विज्ञापन करवाना होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे माध्यम रहते हैं, मीडियम रहते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, जहां पर जो विज्ञापन करता है, मतलब विज्ञापन को करवाने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज़ को उपयोग कर सकता है। मतलब कि वो खुद से डिसाइड करता है, खुद से एनालाइज करता है कि कौन सा माध्यम जो है उसके लिए बेहतर है, किस में उसका खर्चा कम आएगा, किस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, जिसमें उसका विज्ञापन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो विज्ञापनकर्ता के द्वारा भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर किसी भी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट का या अपने सर्विसेज का अगर विज्ञापन करवाया जा रहा है, तो विज्ञापन तो वो करवा रहा है, बट उसके लिए उसको पेमेंट करना होता है, तभी वो लोगों तक पहुंच पाती है, अदरवाइज फ्री में नहीं पहुंचता है, उसके लिए विज्ञापनकर्ता को पेमेंट करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना होता है और विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना होता है। विद्यमान ग्राहकों का मतलब ये है कि जो उसके पास में पहले से ही जो ग्राहक है उसको भी लगातार बनाए रखना, और साथ ही साथ नए ग्राहकों को जोड़ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, मान लो कोई भी एक कंपनी है, मान लो उसका कोई भी एक सामान है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, तो वो उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेल करना चाहेगा, क्योंकि तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट अचीव होगा, तभी वो ज़्यादा प्रॉफिट को ले पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका ओनर होगा वो क्या चाहेगा कि मैं अपने कंपनी के अंदर नए नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकूँ अपने विज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से नए नए लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जान सकेंगे और उसको परचेज करेंगे, उसको बाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ओनर है उसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि नए ग्राहकों को भी जोड़ना, साथ ही साथ जो ग्राहक हमारे सामान को खरीद रहे, मतलब कि विद्यमान ग्राहक जो है उसको भी हम बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे विद्यमान ग्राहक है वो हमसे दूर हो जाए, वो हमारे सामान को खरीदना पसंद ना करे। तो इस तरीके से जो विज्ञापन करता है उसका मेन उद्देश्य यही रहता है। साथ ही साथ जबकि गैर व्यवसायी विज्ञापनों का उद्देश्य सामान्य सूचना देना होता है। अब गैर व्यवसायी विज्ञापन कौन से होते हैं, जैसे कि जो विज्ञापन सरकार के द्वारा किया जा रहा है या गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं जिनका प्रॉफिट अचीव करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो सामाजिक सेवा रहता है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनका जो मेन उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है, ये सामाजिक कार्य करना, या मान लो सरकार का ही सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, सरकार जो है वो ऐसे विज्ञापन करवाते हैं जहां पर उनको ना तो उनका कोई मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ग्राहकों को जोड़ना या ग्राहकों को बनाए रखना। उनका जो मेन उद्देश्य रहता है सामान्य, मतलब कोई भी जो सूचना है उसको लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि आप देखोगे टाइम पे कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर किसी भी सरकार को अपने नागरिकों को बताना है तो वहाँ पर प्रचार के थ्रू इस चीज़ को बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल टीकाकरण हो गया, कि टाइम टू टाइम टीकाकरण के लिए जो सरकार है वो क्या करवाती है, विज्ञापन करवाती है किसी न किसी एक्ट्रेस के थ्रू या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, किसी डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि लोग जान सके कि अब टीकाकरण है, उसके प्रति जो है लोग जागरूक हो सके और लोग समझ सके इसके महत्व को। तो यहाँ पर इस चीज़ को करवाया जाता है जो कि हमारे सामान्य सूचना के लिए होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, विज्ञापन लेखन में जो विशेषणों है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे विज्ञापन की भाषा में जहाँ शब्दों को सजाकर भाषा के रूप में पेश किया जाता है, वहीं विशेषणों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वस्तु की विशेषता को एक या एक से अधिक बार देखोगे विशेषणों द्वारा वर्णित किया जाता है, मतलब कि उसके जो फीचर है, जो उसकी अच्छाई है उसको प्रयोग किया जाता है विज्ञापन में, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, या बोल सकते हैं कि विज्ञापन को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोग उसके प्रति
आकर्षित हो सके, तो यहाँ पर उसके विशेषणों को बार बार दिखाया जाता है और उसके विशेषणों को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। इसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके आंसर अगर आपको पता है तो आप जरूर से बताना। साथ में यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आपको ऑलरेडी इससे आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो। तो इसका ऑप्शन अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अपना निजी व्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा लेसन जो है सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है, तो अब हम ये देखेंगे कि अपना निजी मतलब कि कोई अगर पर्सनल व्लॉग को तैयार करता है तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, व्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया, कि जो व्लॉग है उसको तैयार करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को सबसे स्टार्टिंग से लेकर बाद तक किए जाते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जो भी वर्क किए जाते हैं व्लॉगिंग के अंदर, वो सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर वो चाहता है कि मैं व्लॉग को तैयार करूँ, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक डोमेन नाम मतलब कि और वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो डोमेन नाम है, इसका मतलब ये है कि व्लॉग को जहाँ पर भी वो पब्लिश करेगा तो सबसे पहले उसका जो एक वहाँ पे आईडी मान लो कि उसका जो नाम हो गया या आईडी हो गया वो होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे डोमेन नाम, जिसके मतलब जिस बेस पे या जिस नाम पे, जैसे कि आप देखोगे तरह तरह के जो व्लॉगर रहते हैं उनके चैनल का कोई ना कोई नाम रहता है, तो वो क्या है, उनका डोमेन नाम है, जो कि उनको सूचित करेगा कि ये इस व्यक्ति से रिलेटेड है, जो कि उनका एक तरीके से एड्रेस बताएगा। और वेब होस्टिंग की जरूरत रहती है कि जहाँ पर वो अपने इस व्लॉग को होस्ट करेंगे। उसके बाद में देखो, डोमेन नेम आपके व्लॉग का पता है जिसके थ्रू लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं, और वेब होस्टिंग आपके व्लॉग को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए आवश्यक स्थान और उपकरण प्रदान करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि डोमेन नाम है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे इस चैनल पे देखो स्टडी विद ड्रीम है, तो अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि स्टडी विद ड्रीम चैनल पे हम जाएंगे तो अगर हमें तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो जैसे कि देखो इस नाम से आप आइडिया लगा लोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इस चैनल पे जैसे कि स्टडी विद ड्रीम चैनल पे आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यहाँ पर जो कोई है वो अपने पर्सनल लाइफ को दिखाते, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई जो डोमेन नाम होगा वह किसी न किसी व्लॉगर के बारे में या जो भी व्लॉग को जो भी वीडियो को वहाँ पे पब्लिश करेगा उसके बारे में बताएगा कि वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्या वो पब्लिश कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल को बताएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, और मेनली इसके नाम को बताता है, डोमेन नाम इसी को बोलते हैं। आपको एक डोमेन नाम का खरीदना होगा, अपने वेब ब्राउजर में अपना डोमेन नाम जो है खोजने से आप व्लॉग पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका व्लॉगिंग आपको पसंद है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इसके नाम को सर्च करोगे और सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो ऐसा क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसका एक डोमेन नाम है जिसके थ्रू उसी का व्लॉग सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद में देखो, डिज़ाइन के अलावा जो व्लॉग का लेआउट होता है कि किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, उसने किस किस तरीके से अपने व्लॉग को दिखाने के लिए या आकर्षण करने के लिए किस तरीके से अपने लेआउट को तैयार किया है, और उसकी कौन कौन सी जो सामग्री है, कौन कौन से जो चीज़ है उसको वो यूज़ करता है, इन सभी पे डिपेंड हो जाता है किसी का भी जो व्लॉग है। ऐसा व्लॉग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है, उपयोग में आसान हो जाता है। आपको HTML हो गया, CSS हो गया, ये जावास्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए। यदि आप इनमें से किसी भी कोडिंग भाषा को नहीं जानते हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टूल आगे चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ भी नहीं पता है तो वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को जान सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। तो आप हर तरह के नॉलेज ले सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आज के टाइम में अवेलेबल ना हो सके या जिसको हम सर्च करें और हमारे सामने ना आए। तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है किसी भी व्लॉगर के लिए हेल्प करती है, उसके अनुभव के व्लॉग बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में ही नेक्स्ट देखो, व्लॉग बनाने के लिए कई व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि आजकल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्लॉगिंग किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब है कि यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही व्लॉगिंग की जा सकती है। आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्लॉगिंग की जाती है और की भी जा सकती है। उसके बाद में देखो, कुछ लोकप्रिय व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, व्लॉगर हो गए, यहाँ पे विक्स हो गया, ड्रूपल हो गया, जूमला हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप व्लॉगिंग को कर सकते हो। उसके बाद में देखो, वर्डप्रेस और व्लॉगर सबसे लोकप्रिय है, जिसका अर्थ ये है कि आप आसानी से व्लॉग बना सकते हो। यहाँ पर अगर किसी प्लेटफॉर्म पे मान लो आप इन में से किसी पे भी जाना चाहते हो तो आप इजीली जा सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो। आपको सबसे पहले देखो, आगे विद्यार्थियों को ये सिखाया जाएगा कि इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्लॉग कैसे बनाया जाता है।
ताकि यदि आप व्लॉग अगर बनाना चाहो तो यहाँ से अच्छा निर्णय ले सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो बताया गया है कि विद्यार्थियों को ये सिखाया जाएगा कि इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्लॉग कैसा बनाया जाता है। अब इसका मतलब आप गलत मत सोचना कि अब आजकल ये गलत तरीका है कि व्लॉगिंग ही सबको करने के लिए प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस एक फालतू की चीज़ें वहाँ पे अपलोड करोगे, कुछ भी अपलोड कर दिया, आप अपनी लाइफ से रिलेट करके आपने कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि देखो हर एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जो कि सिर्फ फालतू चीज़ों को वहाँ पे अपलोड करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी है वहाँ पर जो कि व्लॉगिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को वहाँ पे शेयर करते हैं। तो व्लॉगिंग का मतलब वो मत सोचना कि अगर कुछ भी वहाँ पे अपलोड कर दिया जिसमें लोगों का बस और टाइम वेस्ट है। व्लॉगिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्किल को भी सीखा जाता है, काफ़ी सारे नॉलेज को भी गेन किया जाता है। तो व्लॉगिंग के अंदर इसका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से इस लाइन को यहाँ पे लिखा गया है कि व्लॉगिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर में जाके अगर आपके पास में कोई भी नॉलेज है, स्किल है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो व्लॉगिंग के थ्रू। तो इस वजह से इस लाइन को यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको आप सीख भी सकते हो और नए नए आइडिया को, नई नई चीज़ों को यहाँ से सीखा जा सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, प्रभावित करता है कि आप इसे आसानी से बनाना और बनाए रखना कितना ज़्यादा आसान और सुखद रहता है। उसके बाद में देखो अब हमने जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्डप्रेस, इसका मतलब ये है कि जैसे कि देखो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक यूट्यूब की ही बात कर लो, आपको इसके बारे में तो अच्छे से नॉलेज पता है। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्लॉगिंग की जा सकती है, सेम ऐसे एक वर्डप्रेस है, ये भी एक लोकप्रिय वेबसाइट में से आता है जो कि बिल्डिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे देखोगे जो वर्डप्रेस है ये भी दो प्रकार के हैं, मतलब कि इसके दो टाइप्स है। सबसे पहले जो एक है wordpress.org है और जो दूसरा है wordpress.com। तो ये दो तरीके से है, दो प्लेटफॉर्म है इनके। इस तरीके से मान लो कि वर्डप्रेस के दो टाइप्स है, ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्लॉगिंग की जा सकती है। और सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे wordpress.org के बारे में। यहाँ पे देखो वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं CAMAS। तो इसका पूरा नाम है ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आप wordpress.org का उपयोग करके वेब होस्टिंग के लिए भुगतान करके एक वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हो। ये थोड़ा सा पेमेंट से रिलेटेड है कि यहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान करके यहाँ पे एक वेबसाइट को हम बना सकते हैं। और wordpress.org 2003 में बनाया गया था, ये बताया गया। इसको हाईलाइट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है। मतलब कि आप थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली लिख सकते हो, लेकिन हमेशा ये चीज़ ये कोशिश करना कि वहाँ पर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख सको, क्योंकि वहाँ से क्या है मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इस वजह से मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे PHP और MySQL में लिखा गया है। और जो wordpress.org पर है, इस वेबसाइट पर यह व्लॉग बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर wordpress.org में से पहले आपको फ्री में CMS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। ये फ्री में प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर को। इसके बाद में वेब सर्वर पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यूट्यूब तो आजकल हर फ़ोन में पहले से ही दिया रहता है, बट कुछ ऐसे ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से या किसी दूसरे स्टोर पर जाके, किसी दूसरे वेबसाइट पर जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और तब वो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, ये जिस भी तरीके से आप यूज़ करो उसमें आ जाएगा। देन उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी सेम इसी तरीके से बताया कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, इसे अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद अब वेब होस्टिंग खरीदनी होगी। हालांकि ये भी है कि यदि आप wordpress.org का उपयोग करें तो अपनी स्वयं की वेबसाइट भी बना सकते हो और व्लॉग होस्ट कर सकते हो। मतलब खुद का एक वेबसाइट बना लिया हमने और हम जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे डालेंगे। तो आप इसे स्वयं होस्ट की गई वेबसाइट या व्लॉग कह सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वयं होस्ट की गई वेबसाइट, क्योंकि इस वेबसाइट को हम खुद से बनाएंगे। मान लो देखो कि आपने मान लो इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने एक वेबसाइट बना लेते हो और आप व्लॉगिंग करते हो मान लो किसी भी टॉपिक के ऊपर, और आप जाके क्या करोगे, अपने व्लॉगिंग को, अपने वीडियो को डायरेक्टली वहाँ पे अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्वयं होस्ट की गई वेबसाइट। मतलब कि हम अपने वेबसाइट को खुद से ही होस्ट कर रहे हैं, हम किसी और की हेल्प नहीं ले रहे।
तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सेकंड है wordpress.com। तो ये देखो wordpress.com को wordpress.org के फाउंडर ने बनाया था, मतलब इनके जो फाउंडर थे उन्होंने बनाया था। इस पर फ्री व्लॉग और फ्री प्लान के साथ में बनाया जाता है, लेकिन फ्री प्लान की कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब कि आपको फ्री में तो प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, मतलब जो भी प्लान है वो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन फ्री का भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड चीज़ों को या अनलिमिटेड यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसका आप यूज़ कर सको, तो ऐसा नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए आपके व्लॉग पर विज्ञापन लगाए जा सकते हैं, जिसके बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, मतलब कि आप जो भी व्लॉग करोगे उस पर बार बार ऐड आएंगे, लेकिन ऐड के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। जबकि जैसे कि देखोगे यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी पे भी व्लॉगिंग की जाती है, तो वहाँ पर अगर ऐड आते हैं हमारे वीडियो पे, हमारे व्लॉग पे, तो उससे किसी भी ब्लॉगर को अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है। बट इस पे आपको नहीं मिलेगा, फ्री में ऐड दिखाए जाएंगे। इसके अलावा फ्री ब्लॉग पर डोमेन नाम उपलब्ध नहीं है, इसलिए सब डोमेन नाम यहाँ पे दिया जाता है, जो कि इस वेबसाइट की तुलना में कम पेशेवर दिखते हैं। तो इसके बाद में देखोगे wordpress.com स्वयं वेब होस्टिंग और डोमेन नाम बेचता है, और मतलब कि खुद से ही इस चीज़ को बेचता है, वो बाइक सेल करता है। और आपको इसकी पूर्ण सुविधाओं तक प्राप्त करने के लिए केवल एक प्रो प्लान के साथ में अपडेट करना होगा, मतलब कि जो भी इनका एक प्रो प्लान है उसके साथ में खुद को यहाँ पे अपग्रेड करना होगा। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा व्लॉगर। अब देखो व्लॉगर जो है वो गूगल द्वारा प्रदान किया गया एक निःशुल्क, मतलब कि फ्री में, निःशुल्क का मतलब होता है फ्री में, इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट को पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक फ्री में दिया गया एक व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। आप कुछ भी क्लिक करके व्लॉग को एक मुफ्त व्लॉग बना सकते हैं, व्लॉग के लिए होस्टिंग। और यहाँ पर आप देखोगे सर्टिफिकेट हमेशा के लिए फ्री रहती है। व्लॉगर द्वारा एक डोमेन प्रदान किया जाता है, व्लॉगर पर बने व्लॉग का सब डोमेन इस ये जो वेबसाइट दिया गया है आपको इस तरीके से दिखाया जाता है वहाँ पर, और आप यहाँ पे इजीली इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे व्लॉग के थ्रू पे मतलब कि वो व्लॉग बना के यहाँ पे आप डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है व्लॉग पोस्ट लिखना, कि आप किस तरीके से व्लॉग में पोस्ट लिखोगे। यदि आप पोस्ट में क्या कहना चाहते हो, जैसे कि मान लो हमने पोस्ट एक व्लॉग बना दिया जिसमें हो सकता है कि हम किसी टॉपिक के ऊपर में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे, हो सकता है कि हमारे पास में कोई स्किल है जो कि हम दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हैं अपने व्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पर देखो व्लॉग के अंदर आप उन सारी डिटेल को दोगे ना, बट व्लॉग को जैसे कि देखो वीडियो को ही देखो, अभी हम बीच में डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि थंबनेल पे ही हो गया, या मान लो टाइटल पे है, या किसी भी तरीके से आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, तभी तो आप देख रहे हो ना यहाँ तक की क्लास, अदरवाइज नहीं देखते। तो सेम ऐसे ही मान लो अपने व्लॉगिंग के अंदर आप किसी भी स्किल को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हो लोगों के लिए, तो मतलब जो भी लोग जो उसको देखने वाले हैं उनको पहले पता तो होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए। तो आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड एक पोस्ट लिखोगे जिसमें आप अपने व्लॉग के बारे में लिखोगे, ताकि लोग उसको देख के आपके व्लॉग के अंदर आ सके और उनके लिए वो यूज़फुल हो सके। तो इसका मतलब यही है कि आप व्लॉग पोस्ट में क्या कहना चाहते हैं। जब आप एक व्लॉग पोस्ट लिखते हो तो इसके बारे में सोचते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, पढ़ने में दिलचस्पी होना चाहिए, तभी लोग जाके उस व्लॉग के अंदर क्लिक करते हैं। ये आपको नए पाठकों को आकर्षित करेगा, मतलब जो लोग हमसे अननोन है, हमें नहीं जानते, वो भी इसको पढ़ के थोड़ा सा हमारे अंदर, मतलब हमारे व्लॉग के अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आकर्षित करना है उन्हें, और अधिक के लिए वापस आने में मदद करेगा, कि मतलब एक बार उन्होंने देख लिया तो उनका एक तरीके से रुचि हो जाएगा, वो सेकेंड टाइम भी उसमें ज़रूर से आएंगे। तो हमें क्या करना होता है अपने पोस्ट के अंदर, मतलब व्लॉगिंग के लिए जो भी हम पोस्ट लिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से हमें वहाँ पर लिखना है। हम जिस भी चीज़ को लिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विचारशील और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर, हमारा जो पोस्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और जो पोस्ट है बिल्कुल स्टिक होना चाहिए, बिल्कुल सूचनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, किसी भी फालतू चीज़ को हमें वहाँ पे ऐड नहीं करना है, हमेशा ध्यान को आकर्षित करे और लोगों की जो रुचि है वो बनाए रखने में मदद करे। हमें इस तरीके से पोस्ट को लिखना है। तो देखो लिखने का उद्देश्य ये है कि जब आप लिखते हो तो आपका जो भी एक तर्क है, जो भी एक ओपिनियन है, जो भी एक राय है, मतलब सजेशन है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, इन सभी को हमेशा ध्यान में रखना है। संक्षिप्त होकर और स्टिक भाषा का उपयोग करके अपनी पोस्ट को समझने में आसान बनाए, मतलब कि आपको संक्षिप्त होकर लिखना है। संक्षिप्त का मतलब ये है
कि आपको कम से कम वर्ड यूज़ करना है और कम से कम वर्ड में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। तो पोस्ट इस तरीके से होना चाहिए, साथ ही साथ बिल्कुल सही लैंग्वेज का यूज़ करना है, सही भाषा का यूज़ करना है। अब सही भाषा का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि हम कोई भी मतलब बोलते तो हम सब है एक ही भाषा हिंदी बोल रहे मान लो, लेकिन हमें लिखने का तरीका भी एक होता है कि हम कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे बुक्स की लैंग्वेज अलग होती है, हम बोलते किसी दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भाषा को सही तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लोकल तरीके से जिस भी तरीके से बोल रहे हैं हमें अपने पोस्ट के अंदर उसी लैंग्वेज का यूज़ करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज का ध्यान में रखना है। अपने व्लॉग को बिल्कुल नियमित रूप से अपडेट करते रहना है ताकि लोग उसमें अपनी रुचि बनाए रख सके। ऐसा नहीं है कि आज किसी व्लॉगर ने पोस्ट डाल दिया उसके बाद 1 मंथ बाद डालेगा, फिर 2 मंथ 3 मंथ का गैप कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे लोगों का रुचि हट जाता है। इस वजह से बिल्कुल टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करते रहना है, चाहे हम दैनिक करें, चाहे साप्ताहिक आधार पर करें, मतलब कि वीक में करें, बट इस तरीके से करें ताकि लोगों को भी पता रहे कि यहाँ पर जो है व्लॉग जो है वो डेली दिया जाता है या वीक में दिया जाता है या मंथ में दिया जाता है। तो हमें इस तरीके से अपने जो भी हमारे पाठक है उनके साथ में कनेक्ट होकर रहना है, उनके साथ में सारी चीज़ों को शेयर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि आप अतिथि व्लॉगर्स की तलाश कर रहे हैं जो विभिन्न विषयों पर लिख सकते हैं, इसलिए आपको अन्य लेखकों को योगदान करने के लिए आमंत्रित करना होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो कोई जो ऐसे व्लॉगर्स है जो कि आप चाह रहे हो कि वो जिस भी विषय के ऊपर लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मान लो आप चाहते हो कि वो हमारे लिए भी काम करे या हम उनके साथ मिलके किसी काम को करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वाइट करना होगा। इससे उम्मीद ये है कि इससे आपके पाठकों की संख्या बढ़ेगी, परियोजनाओं के बारे में और आपके जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हम जो भी पोस्ट को लिख रहे हैं यहाँ पर ये त्रुटि मुक्त होना चाहिए। त्रुटि का मतलब ये होता है कि मिस्टेक ना हो, तो हमारा बिल्कुल मिस्टेक से मुक्त होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है ताकि जब भी हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो इससे पाठकों को आपके काम में को समझने में और आपको सम्मान करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, अपने ब्लॉग पोस्ट में दर्शकों का उपयोग करके आप अपने बच्चों के लिए अधिक रोचक और पठनीय बना सकते हैं। हमें इस तरीके से बनाना है कि बच्चों के लिए भी वो रोचक हो सके। मतलब कि देखो, हर एक चीज़ ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए रहे। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि हर एक पर्सन के लिए, चाहे कोई बच्चा देखे, चाहे कोई एक कम एज का देखे, ज़्यादा एज का देखे, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग, हमारे ब्लॉग के जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किन किन के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, आखिरी में यदि संक्षिप्त में कहा जा सके तो आपका जो भी हम जिस भी तरीके से अपने व्लॉग को बना रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी जिस भी तरीके से बढ़ रही है, हमें अपने पहलुओं को उसी तरीके से लेके चलना है। अनुसंधान कोई अपवाद नहीं है, मतलब कि अनुसंधान कोई अपवाद नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि रिसर्च करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च होता है, तो रिसर्च करना कोई भी गलत चीज़ नहीं, नई नई चीज़ को ऐड करना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। नई नई चीज़ें लेके आएंगे, मतलब हो सकता है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट बने, तो टाइम के साथ हमें बदलते हुए चलना है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस टाइम टू टाइम करते रहना है। उसके बाद में डाटा जो है कलेक्ट करने के लिए व्लॉग एक महान संसाधन प्रदान करते हैं कि व्लॉग के थ्रू हम नए नए डाटा को यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, और उनकी जो स्वीकृति केवल बढ़ रही है। और ये इस तरीके से हम अपने व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत ही मुझसे पूछ लेना। मैं आपको काफ़ी जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। अदरवाइज़ वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है और मैं भी आपको काफ़ी आसान तरीके से समझा रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लगता नहीं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, बट अगर हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, इस चीज़ को हमने खुद भी देखा है कि कई बार क्या है कि सामने वाला पर्सन कितना भी अच्छा तरीके से समझाए, कुछ चीज़ें हमें कई बार नहीं आती। ये हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न हो, इस चीज़ को मैं समझती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप ज़रूर से शेयर करना। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब जाके आप इसको ईजिली लिख सकते हो, और मान लो ये एग्जाम में आ भी गया तो आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया से बनाने वाली खबर का रिपोर्ट तैयार करना। कि मान लो सोशल मीडिया से हमें कोई भी न्यूज़ मिली, कोई भी खबर मिला, अब उसके बेस पे हमें एक रिपोर्ट को तैयार करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम इन्हीं चीज़ को समझेंगे।
साथ ही सोशल मीडिया के जितने भी साइट्स हैं वो आजकल इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, इंपॉर्टेंस होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग देखते हैं कि उनको जो खबरें हैं किस तरीके से मिलती है, कैसे मिलती है। जैसे कि देखोगे आप, मान लो आपने कोई पोस्ट देखा या आपके किसी फ्रेंड ने देखा, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने देखा, तो ये सारा जो पोस्ट है जो कि हमें अवेलेबल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, ये सारी हमारी बातों के ऊपर आधारित रहता है। इनका जो बेस है वो किसी न किसी पोस्ट का जो टॉपिक है उस पर बेस हो जाता है। तो ये इस बात पर निर्भर कर देता है कि लोग अपने खबरों के लिए, रिपोर्ट के प्रति कितने ज़्यादा सावधान है, ये कितने ज़्यादा इस यहाँ पे सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव है, कि लोग यहाँ पे देखोगे सोशल मीडिया पे कितने ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कि टाइम बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये देखोगे आप समाचार बनाने के लिए या उसको किस तरीके से हम वितरित करें, इसके जो पूरा प्रोसेस है इसमें अधिक लोग शामिल होते हैं। मतलब कि किसी एक पर्सन से तो ऐसा है नहीं कि पूरे न्यूज़ को तैयार किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन रहते हैं। कोई अगर न्यूज़ की ही बात कर लो, किसी भी चैनल की आप बात कर लो, तो वहाँ पर उस न्यूज़ चैनल को या न्यूज़पेपर को चलाने के पीछे उसके काफ़ी सारे आदमी रहते हैं जो कि उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक आदमी से तो पूरा न्यूज़पेपर बनेगा नहीं या पूरा न्यूज़ चैनल को चलाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से देखोगे आप काफ़ी सारे लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं। समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं होंगे, रेडियो स्टेशन हो गया, और इस तरीके से काफ़ी सारे अन्य समाचार के हमारे पास में स्रोत है जो कि अभी बहुत सारे समाचार को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। मतलब हमारे सामने हर तरीके से न्यूज़ रहता है, चाहे हम देखने वाला लगा ले, चाहे हम सुनने वाला लगा ले ऑडियो के रूप में, चाहे हम पढ़ने वाला कर ले। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाओगे न्यूज़ वाले में, वहाँ पे आपको ना तो कोई बोल के बताएगा, ना तो कोई ऑडियो रहेगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद से ही पढ़ के देखते हैं कि न्यूज़ में क्या बताया गया। लेकिन समाचार परिदृश्य में देखोगे आप, सोशल मीडिया या जितने भी ऐसे ऑनलाइन स्रोत है, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। इसके बावजूद भी देखोगे अखबारों में, टेलीविज़न में, रेडियो जैसे पुराने माध्यमों का कम उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव रहने लगे, और यहीं पे लोग अपने पसंदीदा, चाहे न्यूज़ हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, यहीं से लोग अब जानना पहचानना मतलब ज़्यादा सही समझते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करना वो लोगों को पसंद है। इस वजह से यहाँ पे साथ साथ ही न्यूज़ को भी देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि समाचार नेटवर्क जो पारंपरिक, मतलब जो हमारे काफ़ी लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे समाचार माध्यमों की तुलना में आज के टाइम में जो चल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। पश्चिमी दुनिया में देखोगा आप, युवाओं के बीच में ये चलन पैदा हो चुका है कि सोशल नेटवर्क जैसे कि डिजिटल स्रोत से ही आजकल समाचार जो है प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, मान लो कोई चैनल है जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करती है, या कोई न्यूज़ का ही चैनल है, तो हम उनको फॉलो कर लेते हैं या उनको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, ताकि कोई भी जो न्यूज़ वो डालेंगे तो हमें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम तुरंत ही उसको देख सकते हैं। तो ये लोगों के लिए ज़्यादा ईजी एक तरीका हो चुका है। तो आजकल लोग इस वजह से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना और साथ ही साथ यहाँ से न्यूज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही देखोगे आप, सोशल नेटवर्किंग सेवाएं जितने भी प्रदान की जाती है वर्तमान में लोगों को, मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है दूसरे देश में, क्या चल रहा है, इस तरीके से पूरी दुनिया के बारे में जानना, पहचाना, काफ़ी सारी जानकारी लेने में ये हमारी मदद करती है। इस वजह से यहाँ पर देखोगे आप, इन सेवाओं पर समाचार के बारे में अपने विचार को साझा करने के अवसर भी देते हैं। इसके साथ में देखोगे आप, अपने आसपास की दुनिया में लोग किस तरीके से आपस में संपर्क बना के रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है उन लोगों के हितों और व्यवहारों से प्रभावित हो जाते हैं जिनसे वे मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं। कि जिस मीडिया से जुड़े हुए वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा एक्टिव है, कितने ज़्यादा आपस में कनेक्ट है, ये सारे हमारे इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। हमारी पूरी दुनिया जो है इसके संपर्क में रहती है। वर्तमान घटनाओं के बारे में बात करें तो समाचार जो है अक्सर अन्य गतिविधियों हो गया, वेबसाइटों हो गया, शैलियों में एकीकृत हो जाते हैं। मतलब कि ये सारा जो पूरा है हमारी, चाहे कोई भी गतिविधि हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमारे वेबसाइट हो गए, हमारी शैली होगी, ये सारी हमारी वर्तमान घटनाओं के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि समाचार पत्र से क्या क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो न्यूज़ बताए जाते हैं या जो न्यूज़ के थ्रू हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मिलती है वो कितनी ज़्यादा ईजी हो चुका है, और साथ ही कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक तरीके से हमारे समाज में। साथ ही यहाँ पे देखो, नया सूचना चक्र पारंपरिक रेखीय चक्र से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि पहले के टाइम के जो पारंपरिक तरीके से चलते जा रहे हो वहाँ पे और आज के टाइम में चल रहे उनको, दोनों में आप ज़्यादा डिफरेंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, मतलब जिस भी तरीके से हम लिखते हैं वहाँ पर बेतरतीब ढंग से आपकी न्यूज़ फीड या आपके द्वारा लिखे गए वेबसाइट पर पॉपअप हो जाएंगे। मतलब कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे कि आजकल क्या हो गया कि अगर हम किसी चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जो भी वो न्यूज़ डालेंगे हमें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और हम उस पर तुरंत ही क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंस है जिसके वजह से जो आज के टाइम में जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे इतने जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव रहना और यहाँ से अपने रुचि के अनुसार चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे मतलब एक तरीके से हम क्या करें कि ये जो प्रवृत्ति है ये बढ़ती जा रही है कि सोशल मीडिया जो है वो जनता को सूचना के वितरण पर राय देने वाले नेताओं का प्रभाव किस तरीके से है, और यहाँ से जो भी संचार के क्षेत्र में अच्छी तरीके से जानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप चाहो तो किसी न्यूज़ को बिल्कुल शॉर्ट में भी देख सकते हो, चाहे तो अगर आपका मान लो उसमें रुचि है या आप चाहते हो कि उसको और अच्छे तरीके से समझना, तो आप उसकी लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ प्रोवाइड करती है। इस वजह से ये आज के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में नेक्स्ट है सोशल मीडिया के लिए रिपोर्ट तैयार करने के तरीके, कि रिपोर्ट को तैयार करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, यदि हम रिपोर्ट लेखन का अर्थ समझे तो यहाँ पर ये हम पता कर पाते हैं, जान पाते हैं कि किसी प्रकरण या घटना या स्थिति विशेष की जो क्रमिक जानकारी है। क्रमिक जानकारी का मतलब है कि वन बाय वन, पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सारे न्यूज़ को यहाँ पर प्रस्तुत करना ही रिपोर्ट कहलाता है। जैसे कि आप अगर आपको याद होगा या आपने वो क्लास देखा होगा जिसमें हमने रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था हिंदी ए सब्जेक्ट में, तो हिंदी ये सब्जेक्ट तो आपका नहीं होगा बट आपने कहीं और पे भी सुना होगा। जो रिपोर्ट है यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो भी जानकारी रहती है उसको हम वन बाय वन स्टेप्स, जैसे स्टेप होते हैं ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सेम उसी तरीके से रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू जब हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट को बिल्कुल क्रमिक तरीके से लेके चलना होता है, मतलब कि वन बाय वन न्यूज़ को लेके चलना होता है। कि मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, मान लो एक टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट तैयार करना है और हो सकता है वो जो न्यूज़ है वो 10 दिन पहले आए, तो पहले हम क्या करेंगे, 10th डे जो डे है उस दिन क्या हुआ उसको पहले देखेंगे, 9th जो डे था उस दिन क्या हुआ, 8th डे को क्या हुआ, 7th को क्या हुआ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, फिर 2, फिर 1, फिर आज के टाइम में क्या हुआ। इस तरीके से हमें वन बाय वन सारे न्यूज़ को बताना होता है और अपने रिपोर्ट को बिल्कुल क्रमिक तरीके से लेके चलना होता है। साथ ही आप लिखते समय अपनी जानकारी को हमेशा स्पष्ट करोगे, बिल्कुल क्लियर करोगे, कंसाइज करोगे, संक्षिप्त तरीके से संप्रेषित करोगे। संक्षिप्त का मतलब ये है कि आप कम से कम वर्ड यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करोगे, मतलब कि मेन चीज़ों को ज़्यादा बताओगे कम से कम शब्द का यूज़ करके। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो भी लेखन है, मतलब जो भी हम रिपोर्ट तैयार करें वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा। तो यहाँ पर इन सारे तकनीकों का उपयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, जिस भी तरीके से रिपोर्ट का एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ पे जाके जो हमारा रिपोर्ट है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसके अतिरिक्त प्रभावी रिपोर्ट में उन सारे स्रोतों का भी हम उपयोग करना यहाँ पर शामिल करते हैं जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है। सत्यापित किया जा सकता है का मतलब ये है कि आप उन्हें जाके एक मतलब कि एक टाइम के बाद जैसे उसको अगर आप चाहो कि चेक करना कि हमने जो भी रिपोर्ट को तैयार किया क्या वो सही है क्या नहीं है, तो प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पे सत्यापित कर सकते हो और सुनिश्चित भी कर सकते हो कि आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और आपके इस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए तो उनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए, मतलब आपने रिपोर्ट में जो भी चीज़ें को यहाँ पे दिखाया, जो भी चीज़ को बताया, तो आपके पास में एक प्रूफ के तौर पे होना चाहिए, या आपके पास में सारी चीज़ें इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर कोई भी आपसे कोई भी चीज़ पूछ लेता है तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको। प्रतिवेदन किसी मीटिंग में, परीक्षण में या सेमिनार में ऐसे किसी भी घटना का विस्तृत और व्यापक ब्यौरा भी होता है। इस वजह से कहते हैं कि प्रतिवेदन में, जैसे कि आप देखो किसी मीटिंग में हो गया, कोई परीक्षण हो गया, कोई सेमिनार हो गया, तो यहाँ पर जो भी घटना है जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे उसको हम विस्तृत तरीके से, काफ़ी डीपली तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो पूरा ब्यौरा है, मतलब कि पूरा डिटेल है, वो यहाँ पर होता है। उसके बाद है रिपोर्ट लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो इस चीज़ को आप इतना पढ़ने के बाद आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। रिपोर्ट को लिखते टाइम में हमेशा हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि रिपोर्ट अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो, दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है या एक नॉर्मल पर्सन है या किस तरीके से पर्सन है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो रिपोर्ट है उसके दर्शक किस तरीके के
चुके हैं, तो हमें अपने दर्शकों के अकॉर्डिंग ही हमेशा रिपोर्ट को तैयार करना है, उसी तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करना है, उसी तरीके से वर्ड्स यूज़ करना, सभी चीज़ों को अपने दर्शकों को ध्यान में रख के हमें तैयार करना है। और जो भी इसके पास में मतलब जो भी हमारे रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग दिशा निर्देश रहेंगे, उन सभी को हमेशा हमें पालन करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, उसके अंदर ही रह के जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हमेशा हमें पालन करना है। इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, लिखते समय हमारी जो भाषा है या हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो शब्द है, हमेशा स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और प्रभावी भाषा का उपयोग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट का जो शीर्षक है, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, कि रिपोर्ट का जो भी एक टाइटल है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें हमेशा घटना का स्थान, मतलब कि जहाँ पे भी वो जो प्लेस है उसको और टाइम को और उपस्थित लोगों की सूची, कि उस टाइम पे कौन कौन से लोग प्रेजेंट थे, किन लोगों ने इसको सामने से देखा, उनकी स्थिति किस तरीके से थी, उनका स्थान कैसे था। इस तरीके से हमें अपने रिपोर्ट में सभी चीज़ों का उल्लेख करना है, मतलब कि सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें बताना है, डिफाइन करना है। और रिपोर्ट में लिखी गई बातें, जो भी हमने उस चीज़ में बताया और जो भी हमने विवरण को उसमें दिया, वो हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमें लिखना है, कि अगर कोई उसको पढ़े तो ऐसा नहीं है कि उसको टाइम लगे, या ऐसा नहीं है कि उसको कुछ वर्ड समझ में ना आए। तो हमें हमेशा सरल भाषा का यूज़ करना है। रिपोर्ट की भाषा जटिल और शब्दावली से भरी हुई नहीं होना चाहिए, मतलब कि टफ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना जिसका कुछ और मीनिंग निकलता हो, डबल मीनिंग निकलता हो, या किसी और लैंग्वेज में उसको कुछ और समझते हो, किसी और लैंग्वेज में, मतलब हो जाता है ना, कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अगर हम एक लैंग्वेज में समझे तो उसका मीनिंग कुछ और है, किसी दूसरे लोकल लैंग्वेज में समझे तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड को हमें यूज़ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। और रिपोर्ट को लिखते टाइम पे हमें हमेशा महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करना है, मतलब कि अपने रिपोर्ट को हमेशा इफेक्टिव बनाने के लिए, हमेशा प्रभावी बनाने के लिए हमें ध्यान में रखना है। हमेशा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करके अपने रिपोर्ट को लेंथी तो बना रहे हो, लेकिन लेंथी बनाने के साथ में वो इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो सके। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट हमें हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बातों को करना है, ताकि हमारे जितने भी वहाँ पे पॉइंट रहेंगे, बिंदु रहेंगे, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहे। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान में रखना है। साथ ही यदि रिपोर्ट को बिंदुओं के रूप में लिखा जा रहा है, जैसे होता है ना कि कई चीज़ को हम डॉट्स के थ्रू बताते हैं, कि फर्स्ट डॉट में हमने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया, सेकंड में ये कर दिया, या आप रोमन नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के इस तरीके से बताओ। तो हमेशा क्या करना है, इसको हमेशा इस तरीके से हमें लिखा जाए कि इसे पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। साथ ही रिपोर्ट लिखते टाइम पे जो रिपोर्ट है, इसके लेखक जो भी उसको लिख रहा है या जो भी लेखकों है, देखो लेखक का मतलब क्या है कि कोई एक पर्सन लिख रहा है, और लेखकों का मतलब क्या है कि मान लो हो सकता है कि उस रिपोर्ट को लिखने वाले व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति है, तो हमें हमेशा उनकी राय को ध्यान में भी रखा जाना चाहिए। उनकी राय का मतलब है सजेशन, कि उनके सजेशन को भी हमें ध्यान में रखना है कि वो रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्या बता रहे हैं। कि हो सकता है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया और उनको कुछ पर्सनली लगता है कि पर्सनली उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पे वो कुछ बताना चाहते हैं, एक सजेशन देना चाहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। साथ और रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से, निष्पक्षता और विवेक के साथ में लिखना है हमें, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और बल्कि रिपोर्ट को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा को व्यक्त करने और अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने से बचना चाहिए। कि मतलब कि जो लेखक है उसको ये राइट्स है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने सजेशन तो दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ओवर हो जाए, वो अपनी इच्छा ही व्यक्त करता रहे या अपनी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को बार बार व्यक्त करे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। बट ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे आदमी जो है, मतलब जो भी लिखने वाले पर्सन जो होते हैं, वो थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट लेखन के प्रकार, कि रिपोर्ट लेखन के कौन कौन से ऐसे प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। तो देखो, मानव जीवन रंगों का एक जटिल मिश्रण है, मतलब कि हमारे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समय के साथ में अच्छे बुरे हर चीज़ होते रहते हैं, काफ़ी सारे कार्य आते हैं, काफ़ी सारी परिस्थितियाँ आती हैं, कंडीशन आते हैं, सिचुएशन आते हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो। समय समय पर अपने जो वरिष्ठ है, उनके जो सीनियर है, उनसे जो सीनियर है, वो अपने काम की सूचना देते रहते। तो हमारी लाइफ में क्या है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चाहे हम एक स्टूडेंट के लाइफ में हो अभी फ़िलहाल, या हम बाद में जाके एक टीचर के हो, या मतलब किसी भी लाइन में हो, आप किसी भी तरीके से हो, कोई भी आपका स्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, हमारी लाइफ में तरह तरह की स्थितियाँ आती रहती है। चाहे हम किसी जॉब रोल में हो, या अभी जैसे कि आप सब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, लेकिन हर तरीके से तो लाइफ में सिचुएशन आती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, सेम अगर हम इसकी बात करें रिपोर्ट लेखन की,
तो उनके पास में भी काफ़ी सारे कंडीशन आते रहते हैं, सिचुएशन आते रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे रिपोर्ट्स को कई बार स्कूल, गाँव और सरकारों जैसे संस्थानों की रिपोर्ट समाज और सरकार में तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जाके जो बार बार रिपोर्ट जो है इन्हीं सारी चीज़ों पर बनाई जाती है, ताकि सरकार जान सके कि उनके देश में हर एक स्थिति में कैसी स्थितियाँ पाई जाती है, स्कूल में कैसे हैं, गाँवों की स्थिति कैसी है। तो इस तरीके से रिपोर्ट को भेजते रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अपने शिक्षा अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजता है, एक गांव का जो मुखिया होता है वो हमेशा रिपोर्ट को सरकार को भेजता है, एक संस्था का जो मंत्री रहता है वो विधानसभा का एक रिपोर्ट तैयार करके हमेशा भेजता है, और इसी तरीके से पूरे देश का जो काम है वो चलता ही रहता है। मतलब जो भी उनके सीनियर रहते हैं वो हमेशा एक रिपोर्ट को तैयार करते रहते हैं और अपने से सीनियर को इस तरीके से पहुंचाते रहते हैं। और ये स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि रिपोर्टिंग का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और या इसका जो मूल्य है वो दिन प्रतिदिन इसी वजह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के टाइप्स के। तो यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है व्यक्तिगत, उसके बाद है संगठनात्मक और उसके बाद है वर्णनात्मक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत रिपोर्ट की। व्यक्तिगत रिपोर्ट का मतलब क्या है? व्यक्ति और संगठन के साथ में उनके अनुभव पर केंद्रित होता है। मतलब कि कोई एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति के साथ में कई सारे पर्सन हैं जो कि संगठन का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। उनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, उस पर ये फोकस रहता है, केंद्रित रहता है। और संगठनात्मक रिपोर्ट संगठन पर समग्र रूप से केंद्रित होती है। और संगठनात्मक रिपोर्ट जो होती है, यहाँ पे हम सेकंड की बात करेंगे, या देखो इसके बारे में डीपली यहाँ पे बात करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट किया गया है चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो संगठनात्मक रिपोर्ट जो है वो एक संगठन पे, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर पूरा केंद्रित हो जाता है और ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि वर्णनात्मक संगठन रिपोर्ट जो है ये घटना के विवरण का वर्णन करने पे केंद्रित होता है। जैसे कि यदि मैं स्वयं की बात करूँ तो मैंने व्यक्तिगत रिपोर्ट लिखना एक कठिन कार्य पाया है। जब मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस बता रहा था एक पर्सन का कि वो किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करता है। मैंने व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में जितना लिखना चाहिए उससे अधिक लिखता हूँ और वे अक्सर आत्म केंद्रित के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार की रिपोर्टिंग आदर्श प्रारूप नहीं है, क्योंकि अक्सर बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत होती है और संक्षिप्त तरीके से जानकारी देना मुश्किल हो सकता है। तो ये कि व्यक्ति की एक पर्सनल एक्सपीरियंस दे रखा था। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि व्यक्तिगत रिपोर्ट होता क्या है। व्यक्तिगत रिपोर्ट जो है किसी एक व्यक्ति के स्किल के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंसी के ऊपर, उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड हो जाता है कि वो व्यक्ति है कैसा, वो रिपोर्ट को किस तरीके से तैयार करता है, उसके पास में क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास में नॉलेज है। इन सभी पे जो बेस्ड हो जाता है रिपोर्ट, दैट इज़ व्यक्तिगत रिपोर्ट। उसके बाद में संगठनात्मक रिपोर्ट। इस प्रकार का जो रिपोर्ट होता है, इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था के ऊपर, मतलब कोई भी जो एक फर्म है या कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहता है। इसके साथ ही देखोगे यहाँ पे प्रतिवेदन आपके बारे में कुछ न कह के, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ना कह के, यहाँ पर सारी बातें जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट हो जाती है। ये रिपोर्ट जो है मासिक मतलब कि मंथली, त्रैमासिक मतलब कि मान लो 3-3 महीने पे या 4 मंथ पे, इस तरीके से, या अर्धवार्षिक मतलब अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने पे, या वार्षिक मतलब कि 12 महीने पे, 1 साल पे। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है, चाहे मंथली तैयार करें, चाहे उसको हम 4 महीने पे करें, 3 महीने पे करें, 6 महीने पे करें, 12 महीने पे करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिपोर्ट को किस टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है विवरणात्मक रिपोर्ट। अब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस रिपोर्ट में हम विवरण को बिल्कुल अच्छे तरीके से देते हैं, मतलब विवरण के रूप में हमें रिपोर्ट को तैयार करना है। विवरण का मतलब ये है कि आप उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। एक विवरणात्मक रिपोर्ट जो है एक दस्तावेज है जो कि किसी कार्य, जो भी हम काम करें, जो भी हमारी प्लानिंग है, मीन्स योजना है, कोई भी जो घटना है या कोई भी जो स्थिति है, कंडीशन है, इसका विस्तृत का मतलब है काफ़ी ज़्यादा डीपली इसके बारे में विवरण को प्रदान करता है, काफ़ी ज़्यादा डीपली डिटेल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। इस रिपोर्ट का जो उपयोग है, ये मतलब इस रिपोर्ट को जो यूज़ किया जाता है एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए, मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर में अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डीपली अगर हम वहाँ पे रिपोर्ट तैयार करें, ज़्यादा रिसर्च करें, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल के रूप में, तो ये रिपोर्ट कहलाता है हमारे विवरणात्मक रिपोर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक वार्षिक रिपोर्ट पिछले वर्ष में संगठन की प्रगति पर चर्चा कर रही है कि अपने लास्ट ईयर में जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी मान लो कोई भी एक संस्था है, वो क्या कर रही है अपने संगठन की प्रगति पर, मतलब कि उसने उसका जो पूरा पिछले टाइम से लेके आज तक का जो काम है वो किस तरीके से रहा है, किस तरीके से उसने सारी चीज़ों को देखा है, चाहे लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ, किस तरीके से उसने पूरा काम किया है, इसकी जो गतिविधि है, इसके बारे में अगर हम एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं, समूह की वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। तो किसी के बारे में भी, चाहे कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो
वहाँ के बारे में अगर हम डिटेल में कोई भी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाके एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बेस पे अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में अब आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया से संबंधित विविध विषयों पर आलेख तैयार करना है, कि जो भी सोशल मीडिया से जो भी हमें टॉपिक मिल रहे हैं, जो भी हमें विषय मिल रहे हैं, उस पर आलेख को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आलेख लिखने की प्रक्रिया किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे देखो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले है लक्षित वर्ग की मांग, कि लक्षित का मतलब क्या है कि हमारा टारगेट जो है वो किस वर्ग पे है, उनकी मांग कैसी है, उनकी डिमांड कितनी है या कैसी है, किस प्रकार से है, इसके बेस पे हम सबसे पहले आलेख को तैयार करेंगे। किसी विशिष्ट ऑडियंस को लक्षित करते समय ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जो पर्सनल ज़रूरतें हैं, मतलब कि हमारी पर्सनल नीड क्या है, हमारी इच्छाएं कैसी है, हमारी ओपिनियन कैसी है, हमारा मन कैसा, हमारे नीड्स कैसे है, इसके बेस्ड पे हो जाता है ये सारी चीज़ें लक्षित हो जाता है। ये जानकारी शोध करके, मतलब कि रिसर्च करके, और जो भी हमारा लक्षित उपभोक्ताओं से बात करके। लक्षित का मतलब ये है कि हमारा टारगेट किस पे है, हम जो भी रिपोर्ट को हम तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड पर्सन कौन है, उनसे रिलेटेड उपभोक्ता कौन है, डायरेक्टली उनसे बात करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो एक प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड है, तो आपका टारगेट, आपका लक्षित उपभोक्ता यहाँ पे कौन हुआ, कोई भी महिला होगी। तो यहाँ पर क्या है, लक्षित उपभोक्ताओं से बात करके और उपभोक्ताओं समीक्षाओं को पढ़कर प्राप्त की जाती है। और जो भी उपभोक्ता है, जो भी हमारे कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनसे हम समीक्षाएं करेंगे, चीज़ों को उनसे जानेंगे, बार बार उनसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करके उन सभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्राप्त करेंगे। और एक बार लक्षित दर्शकों की ज़रूरतें कि उनकी एक्चुअल में नीड्स कैसी है, उनकी चाहत कैसी है, समझ का पता लगाने के बाद में मार्केटिंग अभियान को मैच के अनुरूप में बनाया जाना चाहिए। और इस तरीके से हम पूरा मार्केटिंग अभियान को लेके चलते हैं, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सोशल मीडिया में लेखन में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने दर्शकों और वे क्या चाहते हैं, मतलब कि हमारे दर्शक कौन है, साथ ही वो चाहते क्या है, इन सभी को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और हमेशा हमें ऐसी सामग्री को लिखना है जो कि हमारे पाठकों के लिए रुचिकर लगे, मतलब कि हमारे जो भी पाठक है, मतलब हमारे काम में, हमारे रिपोर्ट में जो भी पर्सन हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, हमें क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग चलना है, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को तैयार करना है, ताकि वो हमारे साथ में बने रह सके, ताकि और साथ ही जो इस तरीके से जो दूसरे पर्सन है वो भी हमारे साथ में मिल सके। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्कृष्ट और प्रभावशाली शीर्षक, कि हमें हमेशा क्या करना है, जो भी हमारा टाइटल है उसको हमेशा अच्छे तरीके से प्रभावशाली बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है, ताकि हमारा जो भी एक शीर्षक है वो अट्रैक्टिव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने और में आकर्षित करे, लोगों का उसमें दिलचस्पी बन सके। तो हमें क्या करना है, हमेशा इस तरीके से ही तैयार करना है, ताकि जब भी जो हमारी शीर्षक रहेंगी इसकी सराहना करेंगे तो वो स्टिक रूप में दर्शाते, क्योंकि अगर आप एक सही टाइटल को यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है आपके रिपोर्ट को अट्रैक्शन दिलवाने में। उसके बाद में नेक्स्ट है तथ्यों से भरपूर, कि हमें क्या करना है, लेख विपणन में सफल होने के लिए, कि जब भी हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं इसमें हमेशा सक्सेस होने के लिए ये हमेशा ज़रूरी है कि आपकी जो सामग्री है, मतलब कि हम जो भी चीज़ को लिख रहे बता रहे, वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए और जानकारी पूर्वक होना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें हम कुछ भी बातों को बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिपोर्ट जिससे रिलेटेड है हमें उसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को वहाँ पर दिखाना है। इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे पर्सन जो है हमारे शोध में दिलचस्पी लेंगे और वो हमारे पाठ को पढ़ना चाहेंगे, हमारे जो रिपोर्ट है या हमारा जो भी लेख है उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इस तरीके से लेख सोशल मीडिया पर अन्य लोगों द्वारा देखे जा सकेंगे और इससे आपको बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रोमांचकता की महत्ता। इसका मतलब ये है कि यदि आप देखोगे जो भी हमारा सामग्री है उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, जो कि आपके पाठकों को आपकी साइट पर बार बार क्लिक करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि देखो, मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो ये अलग टॉपिक है, बट मैं आपको एग्जांपल दूसरा दे रही हूँ, बस आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। जैसे कि ये कोई व्लॉगर है, मान लो वो व्लॉग तैयार करता है, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा उसको देखना पसंद करते हो, तो जैसे ही वो कोई भी चीज़ को अपलोड करेगा आप क्या करोगे, तुरंत ही उस पर क्लिक कर दोगे। आप चाहोगे कि हाँ अब इस नई
वीडियो में क्या आया होगा, तो आप उसको तुरंत ही क्लिक कर दोगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो सामग्री है हमें इस तरीके से लिखना है कि हमारे जो पाठक है हमारी साइट पर बार बार क्लिक करना चाहे, बार बार आना चाहे, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा आपस में जो कनेक्टिविटी रहेगा, जुड़ाव जो रहेगा, वो बनाने में मदद करेगा। आपस में जो कनेक्टिविटी है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करना है। वेबसाइट का जो भी डिज़ाइन है वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होना चाहिए। हमारे जो दर्शक है हमारे जो रिपोर्ट को या हमारे लेख को जो भी देखेंगे, जो भी देखने वाले पर्सन है, ये जो भी हमारे साथ में कनेक्ट है, हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। और ध्यान में रखना है कि हमें इस तरीके से बनाना है ताकि हमारे जो भी पाठक है, पढ़ने वाले व्यक्ति है, उसको आसानी से खोज भी सके, ढूंढ भी सके, और आपकी साइट पे उसको किसी भी तरीके से नेगेटिव चीज़ ना मिले, नेगेटिविटी कर सकते हैं। तो इन समस्याओं से पहले ही बचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ताकि जुड़ाव बढ़ने का दूसरा तरीका सम्मोहक दृश्य बनाना है। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से बनाओगे, अट्रैक्टिव लेके, तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए पर्सन है वो लंबे टाइम तक रहेंगे, साथ ही जो नए व्यक्ति है वो भी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान में रखना है, तभी जाके जो कोई भी हमारा लेख है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकता है, लोगों का उसमें दिलचस्पी बन सकता है। जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं वो सामने वाला पर्सन उसको लेने की भी कोशिश करेगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आपका लेख जो भी हम जानकारी उसमें प्रोवाइड करें, जानकारीपूर्ण होने के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे मनोरंजक भी होना चाहिए, मुस्कान प्रेरक भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जाके सीरियसली तरीके से सारी चीज़ों को बात करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए कि मनोरंजक भी हो सके, लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेन भी हो सके। हमें इस तरीके से यूज़ करना है इन सारी चीज़ों को। और साथ ही आपके पाठक आपके लेख याद रखेंगे यदि आप उनका मजाकिया हास्य से मनोरंजन करते रहेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बीच बीच में अगर हम जोक्स को डालें, मतलब जोक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी जोक्स को उठा के डाल दे। जोक्स का मतलब ये है कि आप उनको इस तरीके से बताओ कि वो थोड़ा सा खुश हो जाए, या उस चीज़ को पढ़ के वो थोड़ा सा मतलब हंसने लग जाए। इस टाइप में हमें सारी चीज़ों को यूज़ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लेखों का अनुकूलन, कि हमें लेखों को किस तरीके से अनुकूल करना है। हमारे जो दर्शक है, मतलब हमारे जो लक्षित दर्शक है, उनको लेख खोजने में मदद करने के लिए कि वो तुरंत ही हमारे लेख तक पहुंच सके, आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें लोकप्रिय शब्द खोजने के लिए अनुकूल बनाना पड़ेगा। कि काफ़ी सारे लोकप्रिय कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहते हैं, वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, इनके अनुकूल चलना है, इनके अकॉर्डिंग चलना है। और यह एक खोज शब्द अनुसंधान उपकरण की मदद से तैयार किया जाता है। कि जैसे कि अनुसंधान में देखोगे आप कैसे काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जिसकी मदद से ऐसे शब्द को तुरंत ही खोजा जा सकता है। कि अगर हो सकता है कि हमें नहीं पता है तो हम इसको पहले अनुसंधान करके, मीन्स रिसर्च करके इनके बारे में डिटेल भी ले सकते हैं, ताकि जो खोज शब्द होगी ये घनत्व को कम रखने का प्रयास करेंगे। और आपका जो भी एक टारगेट लक्ष्य है, मतलब जो भी हमारा लक्षित दर्शक है, आपकी सामग्री को आसानी से खोज सके। क्योंकि मान लो हमने कोई भी चीज़ को बना तो दिया, बट जो भी हमारे चीज़ों को देखने वाले पर्सन है वहाँ तक हम पहुँचा ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा हमारा अच्छा बनाने का। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे कि हिंदी सी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सी सब्जेक्ट उन्हीं के लिए तो यूज़फुल है ना जिनके पास में ये सब्जेक्ट है, किसी दूसरे के लिए तो हेल्पफुल नहीं है। अब मान लो मैंने ये सारी पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर दी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पा रही, तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अपने दर्शकों तक पहुंचा सके, हमें हमेशा अपने रिसर्च के थ्रू इन सारी चीज़ों का पता लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है लेख का प्रचार भी करते रहना है साथ साथ। कि हमें क्या करना है, प्रचार का मतलब ये है कि आप अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म का या काफ़ी सारे चीज़ों का यूज़ करोगे, ताकि आपके दर्शक तक आसानी से सारी चीज़ें पहुंच सके। जैसे कि गुणवत्ता सामग्री बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद में हमेशा इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करना है कि प्रचार आवश्यक है, सामग्री को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुँचाए। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बना लो, लेकिन जब तक हमारे जो दर्शक है, जो कि हमारी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं या पसंद करेंगे, अगर उन तक हम पहुँचा ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा फिर हमारे अच्छे बनाने का। तो इसे हमें क्या करना, प्रचार करना थोड़ा सा। इसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के जितने भी बुक मार्केटिंग साइट्स हो गए, ट्विटर हो गए, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से हमें हमेशा इसको थोड़ा सा प्रचारित करना है। और इसके बेस पे ये कहना उचित होगा कि सोशल मीडिया सामग्री बनाते समय हमें अपने दर्शकों को समझना और उनको लिखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए लिखना भी है ज़रूरी है, उनको समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दर्शक क्या चाहते हैं। हमें थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, तभी जाके हमारा लेख जो है वो एक सही लेख, एक प्रभावी लेख बन पाता है। तो
यहाँ पे देखो उसके साथ ही है, अपनी सोशल मीडिया सामग्री का अनुकूलन एक पूर्ण विपणन रणनीति के प्रमुख घटकों में से होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे हम जो भी सामग्री को डालते हैं, जो भी हम चीज़ों को वहाँ पे शेयर करते हैं, ये हमेशा पूर्ण विपणन, मतलब कि एक ये मार्केटिंग का जो रणनीति रहता है, स्ट्रैटेजी रहता है, ये इसमें का प्रमुख घटक हो जाता है, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो यहाँ तक इस सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बेस्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूरा लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जाके आप सारे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाय चांस इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, हमेशा अटेम्प्ट करके आओगे बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आपको हमेशा उसमें फुल मार्क्स मिले। उसके बाद में देखो लास्ट में जाके हमारे निष्कर्ष आ गए, मीन्स यहाँ से जो हमारे लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए, मतलब कि हमने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, आपकी जो ये बुक है हिंदी सी, हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया। कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जो कि हमने स्किप किया हो या कोई भी जो बच गया हो। हमने तीनों ही लेसन को कंप्लीट कर लिए। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हिंदी सी सब्जेक्ट में आपके 3 लेसन है, तो हमने 3 लेसन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे लेसन सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फीडबैक में सजेशन जरूर से देना, साथ ही आपके पास में फीडबैक में कुछ भी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सजेशन हो, उसको ज़रूर से देना। फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ा सा लेंथी क्लास हो गया था, बट वही बात है, देखो अगर मैं आपको डायरेक्टली बिल्कुल जल्दी पॉइंट टू पॉइंट बस थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, लेकिन वही मैं आपको थोड़ा सा लेंथी ही बना के बट अच्छे तरीके से समझा दूँ तो आपको आपका सिलेबस और साथ ही आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वजह से आप देखोगे क्लासेस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके लिए सही चीज़ है। तो आई होप आपके लिए क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, और फीडबैक में ज़रूर से बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। एंड ऑल्सो आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू अलॉट, और साथ ही इसके आने वाली क्लासेस को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही, पूरा सिलेबस ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्लास में किसी नए सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट की जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट हो गया। इस प्लेलिस्ट के साथ में जितने भी लेसन है सभी को देखना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इसको ज़रूर से शेयर करना। और आप भी ज़रूर से बताना कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा या कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही, ज़रूर से बताना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, सब कुछ हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, तो अब क्या ही डिस्कस करें, और टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर तक के लिए। दूसरों के साथ में भी शेयर जरूर से कर लेना। बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।